टेस्ट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो टर्मिनेटर जीन पर है। तो हमने बायोटेक की एप्लीकेशंस में पढ़ा था टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज़ की जाती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जब बनाए जाते हैं तो ये जो टेक्निक है इट इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर आ जाएगा सेकंड, that is terminator gene helps of terminating seed germination. Next question Borlaug पे है। Borlaug, father of green revolution, developed new varieties of wheat and he developed semi dwarf wheat। कहाँ पे डेवलप किया गया था? इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट, जो कहाँ पर है? मेक्सिको में है। एंड ये जो सेमी डॉर्फ व्हीट बनाई गई थी इनमें से कल्याण सोना, सोनालिका, इनको फिर 1963 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन में आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? थर्ड आंसर इज व्हीट। ही डेवलप्ड सेमी डॉर्फ व्हीट and semi-dwarf wheat was introduced in India in 1963 and semi-dwarf rice was introduced in India in 1966. Next question है Krishna, Ratna, Jaya. These are varieties of rice and these varieties are developed in India and these are better yield हैं and semi-dwarf rice हैं। जैसे रत्ना है, जया है, दे आर बेटर ईल्ड एंड सेमी ड्वार्फ राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहले वाले स्टेटमेंट पर आते हैं। सिंगल सेल्ड स्पिरुलिना कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड विच इज रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स है, फैट है, गुड क्वालिटी फैट, कार्बोहाइड्रेट। सो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट पर आ जाओ। Microorganism Methylophilus methylotrophus produce several times more protein than cow। तो एक कंपैरिजन में भी आप पढ़ दो कि 250 grams of this bacteria produce 25 tons of protein। It is due to that is more rate of biomass production, high rate of biomass production। तो सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है बटन मशरूम। बटन मशरूम दैट इज मशरूम इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी, रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी एंड सम मशरूम्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी ऑल्सो। बाकी आयरन, कॉपर एंड पोटेशियम, फॉस्फोरस। सो मशरूम इज रिच इन विटामिन बी, विटामिन डी, देन कॉपर, आयरन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। सो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। डी स्टेटमेंट है राइस वेराइटी डेवलप्ड विच इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम। तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो राइस वेराइटी को डेवलप किया गया, दिस वेराइटी इज रिच इन विटामिन ए एंड आयरन, गोल्डन राइस वगैरह जो आप स्टडी करते हो। सो आंसर आ जाएगा ए एंड बी, दे आर करेक्ट। सो आंसर क्या आ गया? फोर्थ। एंड वैसे कौन सा वेराइटी है जो डेवलप किया गया विच इज़ रिच इन दैट इज़ कैल्शियम? तो IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, डेवलप्ड स्पिनच एंड ये जो स्पिनच का वेराइटी है इट इज़ रिच इन कैल्शियम। तो कौन सा प्लांट जो है वो रिच इन कैल्शियम है जो डेवलप किया गया? इट इज़ कैल्शियम रिच स्पिनच डेवलप्ड बाय IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीडिंग क्रॉप्स फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी, इट इज़ नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन। तो बायोफोर्टिफिकेशन में बड़े सारे एग्जाम्पल्स गिवन है। उनमें जैसे एक एग्जाम्पल गिवन है एटलस 66 डेवलप किया गया। देन हाइब्रिड मेज 2000 में डेवलप किया गया, हैविंग डबल अमाउंट ऑफ लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान। देन विटामिन सी रिच बिटर गॉड, विटामिन सी रिच टमाटो। देन अभी हमने पढ़ा कैल्शियम रिच स्पिनच है, प्रोटीन रिच बीन्स हैं, लैब फ्रेंच बीन्स वगैरह। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। एंड
इसी क्वेश्चन में बायो रेमिडिएशन भी गिवन है। तो व्हाट इज बायो रेमिडिएशन? व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू कंट्रोल पॉल्यूशन। तो सूडोमोनास प्यूटिडा इसका एक एग्जाम्पल बन जाता है। सूडोमोनास प्यूटिडा इज यूज्ड टू क्लियर ऑयल स्पिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। पारभानी क्रांति किसका वेराइटी है? भिंडी का वेराइटी है, एबल मॉस्कस का, एंड इट इज रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस। तो पहला वाला करेक्ट है। सेकेंड है पूसा गौरव, इट इज वेराइटी ऑफ मस्टर्ड रेप सीड एंड इट इज रेजिस्टेंट टू एफिड। सो करेक्ट है सेकेंड वाला। थर्ड है पूसा सदाबहार, इट इज वेराइटी ऑफ चिली, और यहाँ पे जो है वो काउपी लिखा हुआ है, सो थर्ड वाला रॉन्ग है। चौथा है पूसा शुभ्रा, इट इज वेराइटी ऑफ कॉलीफ्लावर एंड इट इज रेजिस्टेंट टू ब्लैक रॉट, कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। सो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली दो स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट पर है। तो पहले तो एक डेफिनेशन ले लेते हैं। व्हाट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट? सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are produced by plants, bacteria, fungi, and these organic compounds, they have no direct role in growth, development and reproduction of organisms. तो प्लांट्स जो है वो ऐसे बड़े सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म करता है जो प्लांट की ग्रोथ या डेवलपमेंट में उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जैसे रेजिन बनते हैं प्लांट में, टैनिन बन जाता है, गम्स बनती हैं, म्यूसिलेज बनता है, डाइज बनती हैं, बड़े सारे एल्कलॉइड्स बन जाते हैं जिनको हम एज मेडिसिन यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कैथेरेंथस रोजियस का पूछा गया आपसे, तो विनक्रिस्टीन ऑब्टेन किया जाता है, एंड विनक्रिस्टीन जो है इट इज एंटी कैंसर ड्रग। So anti-cancer drug vincristine is obtained from Catharanthus roseus. फिर आप उसमें पढ़ते हो that is plantae में pinus। तो pinus जो है it is rich source of resin, cycas is rich source of tannin, and लेकिन tannin जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं टी में, कॉफ़ी में, वॉलनट में एंड ऑलिव्स वगैरह जो होते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा टैनिन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ ऑप्शन लिटमस पर है। तो लिटमस जो है ये एक्चुअली मिक्सचर है कुछ डाइस का, एंड इन डाइस को लाइकन से लिया जाता है। तो लिटमस जो है वो कोई सिंगल केमिकल नहीं है। लिटमस जो है इट इज मिक्सचर ऑफ वेरियस डाइस which are obtained from lichen. So litmus is obtained from, litmus का सोर्स क्या है? लाइकन है। विनक्रिस्टीन का सोर्स क्या है? प्लांट कैथेरेंथस। रेजिन का सोर्स बड़े सारे प्लांट है, फॉर एग्जांपल पाइनस। एंड टैनिन का सोर्स बहुत सारे प्लांट हैं, तो रिच सोर्स है टी, कॉफ़ी, देन साइकस आ जाएगा, वॉलनट्स आ जाएंगे, और क्लोव्स जो हैं वो भी इसका रिच सोर्स होता है। सो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन राइस प्रोडक्शन फ्रॉम 35 to 89.5 मिलियन टन्स, इट वाज ड्यू टू। देखो राइस का प्रोडक्शन जो 1960 से 2000 के बीच में इंक्रीज हुआ था, एंड जो वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था, इट वाज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज। इट वाज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज। तो राइस में सेमी ड्वार्फ राइस उस समय बनाया गया था, एंड ये सेमी ड्वार्फ राइस कहाँ से बनाया गया? IR8 एंड टाइचिंग नेटिव 1 से बनाया गया। देन सेमी ड्वार्फ वीट बने, कल्याण सोना, सोनालिका वगैरह बनाए गए। सो इट वाज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटी। सो आंसर इज 1। अगला क्वेश्चन जो है वो डिवाइन एंड कॉलीगो। डिवाइन एंड कॉलीगो जो है वो फंगल स्पोर्स को नाम दिया गया है, एंड दीज आर कमर्शियल प्रोडक्ट्स and they consist of fungal spores
एंड ये जो फंगल स्पोर्स हैं, जब आप इन्हें किसी प्लांट के ऊपर डालते हो तो ये फंगल स्पोर जो है वो फंजई बन जाते हैं और ये फंजई उस पर्टिकुलर प्लांट को किल करता है। तो जो है दे आर यूज्ड एज बायो हर्बिसाइड, they are used to kill unwanted plants, they are used to kill weeds, so these are bioherbicide. So जैसे जो डिवाइन है, it is fungal spore of Phytophthora palmivora, है ना, आपने लिखा हुआ है नोट्स पे। एंड जो सेकेंड वाला डिवाइन है, कॉलीगो जो है, इट इज सोर्स ऑफ कॉलीटोट्राइक्स का सोर्स है। So divine and coligo are bioherbicide and these are fungal spores and they are used to kill unwanted plants. So answer is 1. अगला क्वेश्चन एंटीबायोटिक के सोर्स पर है। सो नियोमाइसिन का सोर्स स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी, देन स्ट्रेप्टोमाइसिस इज फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, एंड टेट्रासाइक्लिन का सोर्स स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस, and penicillin का source is Penicillium notatum, so answer is second. अगला क्वेश्चन है association of roots of higher plant and fungi, no doubt it is mycorrhiza। यहाँ पे higher plant का क्या मतलब है? higher plant का मतलब trees तो नहीं है ना, higher plant का मतलब हो गया angiosperms and gymnosperms। लोअर प्लांट्स कौन से होते हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, दे आर लोअर प्लांट्स। एंड हायर प्लांट्स कौन से आगे? जहां पे सीड बन जाता है, दे आर हायर प्लांट्स। सो हायर प्लांट हो गया एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो यहाँ पे माइकोराइजा प्रेजेंट होता है, सो आंसर फोर्थ है। इसी क्वेश्चन में पहला ऑप्शन गिवन है वेलेमेन। कहाँ पड़ा हुआ है वेलेमेन? वेलेमेन जो है ये प्रेजेंट होता है एपीफिटिक रूट्स में। कहाँ प्रेजेंट होता है? एपीफिटिक रूट्स में। वेलेमेन जो है इट इज डेड स्पॉन्जी टिश्यू, हाइग्रोस्कोपिक है। एंड जो सेकंड ऑप्शन गिवन है स्पेस पैरासिटिज्म, तो किनको बोलते हैं स्पेस पैरासाइट? एपीफाइट को बोला जाता है ना। जो एपीफाइट्स होते हैं जैसे वेंडा वगैरह जो एपीफाइट होते हैं, तो वो फोटोसिंथेटिक हैं और उनमें वेलेमेन है, एपीफिटिक रूट है, वेलेमेन है। सो अपने वाटर को जो है वो एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक हैं। मतलब जो स्पेस पैरासाइट होते हैं वो फूड, वाटर एंड मिनरल्स को अपने होस्ट प्लांट से नहीं लेते जिसके ऊपर वो ग्रो करते हैं। तो वो सिर्फ एपीफाइट्स जो हैं दे यूज अदर प्लांट फॉर स्पेस, देयरफॉर दे आर नोन एज स्पेस पैरासाइट। एंड बाकी माइकोराइजा का एक एग्जाम्पल गिवन है एनसीईआरटी में। फंगस ग्लोमस फॉर्म करता है माइकोराइजा को। बड़े सारे फंक्शंस आपने ऑलरेडी पढ़े कि फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है, देन प्लांट्स को रेजिस्टेंट बनाता है अगेंस्ट रूट बॉर्न पैथोजेंस, प्लांट को सेलाइनिटी रेजिस्टेंट बनाता है, प्लांट को ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाता है, एंड प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in almost all recombinant technologies, the ultimate aim is to produce a desirable protein। क्योंकि हमने प्लाज्मिड में हमने फॉरेन जीन को डाला है और अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम होस्ट सेल में डाल देते हैं और होस्ट सेल के अंदर जो है वो फॉरेन जीन अपने आरएनए को बनाता हुआ प्रोटीन को फॉर्म करता है और इस प्रोटीन को हम जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। सो ज़्यादातर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो एम होता है इट इज़ टू ऑब्टेन डिजायरेबल प्रोटीन एंड दिस प्रोटीन इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। इट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। सो आंसर इज 1। अगले क्वेश्चन में आपको रॉन्ग मैच को फाइंड आउट करना है। सो पहले पर आते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम बोटाइलिकम, इट इज सोर्स ऑफ ब्यूटायरिक एसिड। सो पहला वाला रॉन्ग है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम सोर्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन, करेक्ट है। थर्ड वाला मोनास्कस पर्प्यूरियस ईस्ट है, स्टैटिन का सोर्स है, करेक्ट है। अगला वाला स्विस चीज, इसका सोर्स गिवन है प्रोपोइनी बैक्टीरियम शेरमैनाई, सो ये वाला भी करेक्ट है। सो जो रॉन्ग है इसमें दैट इज 1, फर्स्ट वाला रॉन्ग है, आंसर इज 1। अगला क्वेश्चन, ए प्लांट
एक्सप्रेसिंग अ जीन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ट्रांसजीनिक प्लांट। ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसजीनिक प्लांट। और हमने ये पढ़ा कि ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिजम्स में जो फॉरेन जीन है उसका एक्सप्रेशन इज अंडर प्रोमोटर। फॉरेन जीन का एक्सप्रेशन इज अंडर प्रोमोटर। सो आंसर इज 1। तो कौन कौन से ट्रांसजीनिक प्लांट हमने पढ़े? फ्लेवर सेवर टोमेटो पढ़ा, निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट्स पढ़े, है ना? तो ये सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे ट्रांसजीनिक प्लांट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला स्टेटमेंट है न्यू वेराइटी ऑफ बासमती had been derived from American farmers variety। पहला स्टेटमेंट आपको बायोपायरेसी के एग्जाम्पल पर गिवन है। हमने पढ़ा इन 1997 अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट फॉर न्यू बासमती वेराइटी एंड लेकिन ये जो न्यू बासमती वेराइटी था इसको जब बनाया गया तो सैमी ड्वार्फ राइस यूज हुआ था एंड बासमती यूज हुआ था जो इंडियन फार्मर ने डेवलप किया हुआ था। सो यहाँ पे जो है ना, न्यू वेराइटी ऑफ बासमती हैड बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर्स वेराइटी, अमेरिकन नहीं है, इंडियन फार्मर्स वेराइटी है। सो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड, PCR इज पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, करेक्ट है स्टेटमेंट। आज हम इसको HIV एंड कैंसर के अर्ली डिटेक्शन में भी यूज कर रहे हैं। थर्ड, ड्यूरिंग जीन थेरेपी ADA-cDNA is introduced into lymphocytes by using disarmed retrovirus। TI प्लाज्मिड तो नहीं ना यूज करते। TI प्लाज्मिड आप कहाँ पे यूज करोगे? प्लांट सेल, और ये है ह्यूमन सेल। हम ह्यूमन सेल में जिन वेक्टर्स को ज्यादातर यूज करते हैं दोज वेक्टर्स आर रेट्रोवायरसेस। सो थर्ड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट है ऑल स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस क्राई प्रोटीन। तो हमने पढ़ा हुआ है सम स्ट्रेन्स। बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया की कुछ स्ट्रेन्स ऐसी हैं जहां पे क्राई जीन प्रेजेंट है। सो इस क्वेश्चन में सिर्फ सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आंसर इज सेकंड। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। recombinant DNA having ampicillin resistant gene is passed in E. coli। मतलब ये आ गया recombinant DNA, मतलब प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड में कौन सा जीन है? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और इसको E. coli में डाल दिया गया। और बाकी देखो क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म एंड अनट्रांसफॉर्म टर्म यूज हो रहा है। इसका मतलब है कि दो ऑप्शंस रहेंगी यहाँ पर कि कुछ E. coli के अंदर ये वाला प्लाज्मिड एंटर होगा जिसमें एम्पीसिलिन का जीन है एंड कुछ E. coli में ये वाला प्लाज्मिड एंटर नहीं होगा। सो जहाँ पे एंटर होगा उसको क्या बोला जाएगा? ट्रांसफॉर्मेंट। जहाँ पे एंटर नहीं हुआ उसको क्या बोला जाएगा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब आपने एक अगार प्लेट को लिया और इस अगार प्लेट पर आपने एम्पीसिलिन को डाला, और जब आप ट्रांसफॉर्मेंट को यहाँ पे रखोगे तो ट्रांसफॉर्मेंट में तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा गया कि इस एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन में कोई फॉरेन जीन डाला गया है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया। तो जब आप इस ट्रांसफॉर्मेंट को एम्पीसिलिन वाले मीडियम में रखोगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ग्रो हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। लेकिन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में तो प्लाज्मिड है ही नहीं, वहाँ पे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट नहीं है। सो E. coli कैन बी किल्ड बाय एम्पीसिलिन। सो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल डाई। सो ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो, will form colony and non-transformant will die। So इस क्वेश्चन में आंसर आएगा थर्ड, ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स ग्रो, अनट्रांसफॉर्म्ड सेल्स विल डाई। इसी क्वेश्चन का पहला था कि ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल दोनों डाई कर जाएंगे, तो ये तो गलत है। सेकंड है कि दोनों ग्रो करेंगे, ठीक है, तो ये वाला भी रॉन्ग है। सो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? थर्ड।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर वाइट इन कंट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो क्वेश्चन है ये है ब्लू वाइट सिलेक्शन पर, और ब्लू वाइट सिलेक्शन हम जिन ई कोलाई को लेकर परफॉर्म करते हैं उन ई कोलाई में जो प्लाज्मिड हैं उन प्लाज्मिड में एक सिलेक्टेबल मार्कर होता है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का अल्फा फ्रेगमेंट का जीन। और इस प्रोसेस में हम फॉरेन जीन को कहाँ इनकॉर्पोरेट करते हैं? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के अल्फा फ्रेगमेंट वाले पार्ट में। तो जो पहला है कि इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में तो हम जीन जो है फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेट ही की जाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले में, वो तो एम्पीसिलिन वाले में तो इनकॉर्पोरेट की ही नहीं जाती। तो पहला वाला तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड वाला है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में एक्टिव रहेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, करेक्ट है, लेकिन आपको आंसर देना है विद रिस्पेक्ट टू रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, वो क्यों वाइट है। थर्ड है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, लेकिन लिखा है नॉन, अगर बैक्टीरिया नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो फिर वहां तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है ही नहीं, सो थर्ड वाला रॉन्ग हो गया। फोर्थ वाला इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, मैंने बहुत बार आपको समझाया कि ये जो अल्फा गैलेक्टोसाइडेज लिखा जाता है इसका मतलब है अल्फा फ्रेगमेंट ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या मतलब है? अल्फा फ्रेगमेंट ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। सो चौथा वाला करेक्ट है। मतलब ई कोलाई में ये एक प्लाज्मिड है और स्टडी क्या हुआ है कि जो ब्लू वाइट सिलेक्शन के दौरान जो ई कोलाई की एक स्पेशल स्ट्रेन को यूज किया जाता है और इस स्ट्रेन, ये जो स्ट्रेन होती है इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एक्टिव करने वाला अल्फा फ्रेगमेंट को बनाने वाला सीक्वेंस नहीं होता। तो हम इन ई कोलाई के स्ट्रेन को यूज करते हैं और इसमें हम प्लाज्मिड डालते हैं, ज़्यादातर पीयूसी जो वाले जो होते हैं उनको डाला जाता है और उनमें एक एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन वाला सिलेक्टेबल मार्कर है और एक सिलेक्टेबल मार्कर होता है कौन सा वाला? अल्फा फ्रेगमेंट ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और जीन हम इनकॉर्पोरेट करते हैं यहाँ पर, इस वाले पर इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो अगर ई कोलाई के अंदर ये एंटर होता है तो ई कोलाई जो है उसका कलर जो है वो कैसा रह जाएगा? वाइट रह जाएगा, है ना। और अगर ये इनकॉर्पोरेट नहीं होता तो फिर जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट जिसमें हम टेस्ट को करते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर कलर जो है वो वाइट आ रहा है इसका मतलब ये रिकॉम्बिनेंट है, और अगर कलर जो है वो ब्लू आ रहा है इसका मतलब वो क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट है। सो आंसर क्या है? फोर्थ। हमने बहुत बार इस क्वेश्चन को किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। फंजेई के सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए काइटिनेज यूज होता है, प्लांट सेल वॉल के लिए सेल्यूलेज यूज होता है एंड बैक्टीरिया के लिए हम लाइसोजाइम को यूज करते हैं। एल्गी जो है वो भी तो प्लांट है तो उसके सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए भी हम सेल्यूलेज को ही यूज करेंगे। सो फोर्थ इज इनकरेक्ट, सो आंसर इज फोर्थ। अगला क्वेश्चन है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो आप प्लाज्मिड यूज करते हो उस प्लाज्मिड में डिजायरेबल कैरेक्टर कौन कौन से होने चाहिए? तो प्लाज्मिड शुड हैव ओराई, शुड हैव आरओपी, शुड हैव selectable markers, should have restriction sites, and जब आप फॉरेन जीन को डालोगे उस फॉरेन जीन के साथ
आपको उस फॉरेन जीन को एक्सप्रेस कराने वाला प्रोमोटर भी डालना होगा। तो पहला वाला। एंड ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड को आप कहाँ डालोगे? ई कोलाई के अंदर, मतलब होस्ट सेल के अंदर। एंड प्लाज्मिड अपने आप को कहाँ एक्सप्रेस करेगा? होस्ट सेल के अंदर एक्सप्रेस करेगा ना। प्रोटीन तो होस्ट सेल के अंदर बनेगा ना, बाहर तो नहीं बनेगा। तो जो पहला इसमें था, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस आउटसाइड होस्ट। तो अगर आपने प्लाज्मिड को होस्ट सेल के अंदर डाला है तो वो होस्ट सेल के बाहर कैसे एक्सप्रेस होगा? नहीं है ना, वो तो होस्ट सेल के अंदर ही एक्सप्रेस होगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड है, एक्टिव प्रोमोटर होना चाहिए, ठीक है। देन रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने वाला मतलब ओराई होना चाहिए, ठीक है। मार्कर जीन्स होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए। तो बी सी डी ई, दीज आर रिक्वायरमेंट्स, सो आंसर इज फोर्थ। अगला क्वेश्चन बीटी प्लांट्स पर है। तो बीटी प्लांट्स आर इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स एंड यहाँ पर क्राइजीन इनकॉर्पोरेट की जाती है एंड क्राइजीन इज obtained from Bacillus thuringiensis। एंड कौन कौन से प्लांट्स जो हैं वो बीटी बनाए गए? तो जो एनसीईआरटी में लिस्ट गिवन है, सोयाबीन, पोटैटो, टोमेटो, राइस है, कॉटन है, मेज है। आपने पढ़ा बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू बॉल वॉर्म लार्वी and BT maize is resistant to stem borer। So यहाँ पर आंसर आ जाएगा थर्ड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लास्ट वाले को छोड़ दो, बाकी सारे एनसीईआरटी में गिवन है, which are BT, they are BT plants। एंड अगर प्लांट BT है तो वहाँ पर इंसेक्टिसाइड, अदर इंसेक्टिसाइड को यूज नहीं किया जाता। देयर इज नो नीड फॉर insecticides in BT plants। क्वेश्चन नंबर 21 है, एनिमल दैट कैन टॉलरेट ए नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी आर। सैलिनिटी के लिए टर्म आएगा हेलाइन, नैरो के लिए टर्म आएगा स्टेनो। यूरी का मतलब होता है वाइड, स्टेनो का मतलब नैरो। तो यहां क्या कह रहा है कि एनिमल दैट कैन टॉलरेट ए नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, तो उसको क्या कहेंगे? स्टेनो हेलाइन। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेनोहेलाइन। सेकेंड जो है यूरी हेलाइन, ये तो वाइड रेंज वाला होता है। यूरी थर्म ये वाइड रेंज के टेम्परेचर को टॉलरेट करता है और स्टेनोथर्म नैरो रेंज के टेम्परेचर को। तो यहां सैलिनिटी पूछ रहा है तो फर्स्ट आंसर होगा 21 का फर्स्ट। 22 नंबर क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन टेंड्स टू इंक्रीज ज्योमेट्रिकली व्हाइल फूड सप्लाई इंक्रीजेज अर्थमेटिकली वाज पुट फॉरवर्डेड बाय। माल्थस का पॉपुलेशन थ्योरी था। माल्थस का पॉपुलेशन थ्योरी था, वो बोला था कि फूड प्रोडक्टिविटी अर्थमेटिकली इंक्रीज होता है, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे करके। पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होता है 1 2 4 8 16 32 इस तरह से। और जितना ज्यादा फूड होगा उतना ज्यादा पॉपुलेशन सपोर्ट होगा, जितना ज्यादा फूड होगा पॉपुलेशन उतना ज्यादा सपोर्ट होगा। ये माल्थस का पॉपुलेशन थ्योरी था। और इसी को डार्विन ने फिर बोला कि अगर अनलिमिटेड रिसोर्स रहे तो एलिफेंट जैसे स्लो ग्रोथ एनिमल का भी पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन ये जो है कि फूड प्रोडक्टिविटी अर्थमेटिकली इंक्रीज होता है और पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होता है, ये माल्थस का थ्योरी है। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ में थॉमस माल्थस लिखा हुआ है, उसी का ये। तो 22 का फोर्थ आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, which part of the world has a high density of organism, यानी बायोडाइवर्सिटी। हाई डेंसिटी का मतलब है बायोडाइवर्सिटी कहां पे ज्यादा है? तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया है तो वहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होता है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होते हैं। तो 23 का फोर्थ आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज ए की स्टोन स्पेसीज। की स्टोन स्पेसीज क्या होता है? वो स्पेसीज जो नंबर में कम होते हैं, इंपैक्ट काफी ज्यादा होता है। मच मोर इन्फ्लुएंसेस द कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक इन रिलेशन टू देयर वेरी लेस एबंडेंस। नंबर में कम, इंपैक्ट काफी ज्यादा, उसी को की स्टोन स्पेसीज बोलते हैं। जैसे कि हमने बताया था रिवर टॉपर हाइपोथेसिस में,
रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस में बोला था विंग का जो एरोप्लेन के विंग का जो रिवर्ट है वो कीस्टोन स्पीसीज है, नंबर में कम है, इंपैक्ट काफी ज्यादा है, उसी को कीस्टोन बोलते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पे पढ़ते हैं। ए स्पीसीज which makes up only a small proportion of total biomass of a community yet has a huge impact on the community organization and survival। ये देख रहे हैं, स्पीसीज मेक अप ओनली ए स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ टोटल बायोमास ऑफ ए कम्युनिटी, नंबर में कम है, काफी कम प्रपोर्शन में, लेकिन इंपैक्ट जो है वो काफी ज्यादा है कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन पे और सर्वाइवल पे। तो यही कीस्टोन स्पीसीज है, तो फर्स्ट ही सही है, तो बाकी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट जो है वही डिफिनेशन है कीस्टोन स्पीसीज का। तो 24th का फर्स्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, द एज पिरामिड विथ ब्रॉड बेस इंडिकेट, एज पिरामिड विथ ब्रॉड बेस, देखिए बात करते हैं इसे। ये देख रहे हैं ब्रॉड बेस है, तो ये तो ओल्ड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है एडल्ट को, और ये है यंग को। तो ब्रॉड बेस पिरामिड क्या बता रहा है कि यंग जो है एडल्ट से ज्यादा है। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स, यही है, हाई परसेंटेज सबसे ज्यादा यंग है, तो 25th का तो फर्स्ट ही आंसर होगा। फिर भी मैं आगे ऑप्शन पढ़ता हूं, हाई परसेंटेज ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल, ओल्ड का तो सबसे कम है, लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल, लो तो नहीं, ये सबसे ज्यादा है। स्टेबल पॉपुलेशन, स्टेबल तो वो होता है जीरो ग्रोथ वाला, जिसमें एडल्ट और यंग दोनों बराबर बराबर, चाइल्ड और एडल्ट दोनों बराबर होते हैं, वो स्टेबल होता है। तो 25th का फर्स्ट ही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरासिटिक एडाप्टेशन, पैरासिटिक एडाप्टेशन कौन सा नहीं है। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, ये पैरासिटिक एडाप्टेशन है कि सारे अननेसेसरी ऑर्गन सब उसमें डिसअपियर हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एडहेसिव ऑर्गन, सकर्स या एडहेसिव ऑर्गन जो होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं, ये भी है। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये भी सही है। लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये गलत है, ये पैरासिटिक एडाप्टेशन नहीं। पैरासाइट होने के लिए दो चीज जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप होना चाहिए, एक तो सकर्स अटैचमेंट के लिए, और दूसरा रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो यहां लिखा हुआ है लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो ये गलत है, तो 26 का फोर्थ आंसर होगा। 27th नंबर क्वेश्चन है, which of the following pairs is sedimentary type of biochemical cycle, sedimentary type। देखिए बायोकेमिकल साइकिल जो होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल दो होते हैं, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल का रिजर्वाइड एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर यानी एयर और वाटर होता है, और सेडिमेंट्री साइकिल का रिजर्वाइड लिथोस्फीयर होता है, रॉक होता है या सॉइल होता है। तो सॉइल वाला पूछा जा रहा है, सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जाम्पल होता है फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल, ये सेडिमेंट्री होते हैं। और कार्बन ऑक्सीजन जो होते हैं गैसियस होते हैं। नाइट्रोजन इंटरमीडिएट है, क्योंकि इसका सोर्स एटमॉस्फेयर भी होता है, नाइट्रोजन का रिजर्वाइड, नाइट्रोजन का रिजर्वाइड एटमॉस्फेयर भी होता है और सॉइल भी होता है, दोनों ही होते हैं। तो नाइट्रोजन इंटरमीडिएट है, लेकिन एक अगर पूछा जाए तो नाइट्रोजन गैसियस साइकिल का एग्जाम्पल है, क्योंकि 78% नाइट्रोजन एयर में मिलते हैं। तो मेजर जो है नाइट्रोजन एयर में है, इसलिए नाइट्रोजन भी गैसियस का है। सेडिमेंट्री का दो है, फॉस्फोरस और सल्फर, और फॉस्फोरस जो है ये प्योरली सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल है। तो यहां देखते हैं सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल है, सेकंड आंसर होगा 27th का सेकंड। 28th नंबर क्वेश्चन है,
द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इज गवर्न बाय द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ तो यही कहता है कि एनर्जी के ट्रांसफर से रिलेटेड होते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द एवरेज efficiency of energy transfer from herbivore to carnivore is 10%। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो सेकेंड लॉ हैं वो क्या कहते हैं कि कोई भी सिस्टम 100% इफिशियंट नहीं होता है, वर्क डाउन में कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, या हम लोग यूं कहें कि ट्रांसफर के टाइम में कुछ अमाउंट में एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, 100% इफिशियंसी नहीं होता है। और यहां पे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में कितना जाता है, 10%। वही 10% लॉ भी हम लोग पढ़े थे जो लिंडमांस ने दिया था। तो 28 का सेकेंड आंसर होगा 10%। 29th नंबर क्वेश्चन है, स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज एज वन प्रोसीड फ्रॉम। स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज एज वन प्रोसीड फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन है हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड, मतलब माउंटेन के पीक से प्लेन पे आना है, माउंटेन से प्लेन पे आना है तो बायोडायवर्सिटी बढ़ेगा। एंड हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड, यानी पोल से इक्वेटर आने पे तो बायोडायवर्सिटी बढ़ता है। यही सही आंसर। जब हम लोग कहते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो बायोडायवर्सिटी कम होता है, प्लेन से माउंटेन पे जाते हैं तो बायोडायवर्सिटी कम होता है, यहां उल्टा लिखा हुआ है। हाई एल्टीट्यूड यानी माउंटेन से प्लेन पे आ रहे हैं, लो एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड मतलब प्लेन से माउंटेन पे आ रहे हैं, मतलब माउंटेन से प्लेन पे आ रहे हैं, हाई से लो पे आ रहे हैं। और हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड यानी पोल से इक्वेटर पे आ रहे हैं तो बायोडायवर्सिटी इंक्रीज होगा। तो 29 का फर्स्ट आंसर होगा, बाकी पढ़ने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता। 30th नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज correctly match pair of an endangered animal and national park? Which of the following is correctly match pair of an endangered animal and national park? Rhinoceros कहां का फेमस है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम का। राइनोसेरस कहां का फेमस है? काजीरंगा नेशनल पार्क का। तो फर्स्ट ही सही है, फिर भी मैं ऑप्शन आगे पढ़ता हूं। वाइल्ड एस ये कहां का फेमस है? रन ऑफ कच्छ का, गुजरात का। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये कहां का फेमस है? जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र का। जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र का फेमस है। यहां लिखा हुआ है केलार्डो नेशनल पार्क। इसमें भी मिलते हैं लेकिन बहुत कम नंबर में। फेमस जो है जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड सेंचुरी जो है महाराष्ट्र में वो है। लायन ये फेमस है गिर फॉरेस्ट गुजरात का। तो ये सब गलत है, फर्स्ट वाला जो है वही सही मैच है, राइनोसेरस काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है। तो 30th का फर्स्ट आंसर। 31st नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? अपने इंडिया में मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां मिलेगा? तो राइस और मैंगो दोनों में मैक्सिमम डाइवर्सिटी अपने इंडिया में। इंडिया जो है नेटिव एरिया है राइस और मैंगो के लिए, यहां राइस और मैंगो की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। लोग कहते हैं 2 लाख से ज्यादा वैरायटी है राइस का और 50 से ज्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन है राइस का। और मैंगो का एनसीईआरटी लिखता है 1000 से ज्यादा वैरायटी है, हालांकि मैंगो की वैरायटी तो बहुत ज्यादा है। इंडिया दोनों राइस और मैंगो दोनों का नेटिव एरिया है, लेकिन मैंगो से भी ज्यादा राइस इंडिया में है। तो यहां दोनों ऑप्शन में है तो हमें राइस को सेलेक्ट करना पड़ता, अगर राइस नहीं होता तो मैं मैंगो को सेलेक्ट करता। तो यहां राइस सेलेक्ट करेंगे, सेकंड आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, which of the following represent maximum number of species among global biodiversity? maximum number of species। अगर हम लोग पाई डायग्राम की बात करते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 260 पे इस तरह से कुछ है, इधर फंजाई है, इधर एंजियोस्पर्म।
ये है मॉस एलिस है और ये है लाइकेन। देखिए सबसे ज्यादा ना एंजियोस्पर्म होता है, सबसे ज्यादा जो होते हैं एंजियोस्पर्म, उससे कम फंजाई होता है। सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म होता है, उससे कम फंजाई होता है। हालांकि पाई डायग्राम में देखेंगे तो लगभग में दोनों बराबर बराबर दिखता है। एक्चुअली सबसे ज्यादा जो होते हैं एंजियोस्पर्म होते हैं, उसके बाद फंजाई। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, जितना मॉस है उतना ही फर्न एंड एलिस है। एल्गी ज्यादा है, लाइकेन सबसे कम है। तो यहां पूछा गया मैक्सिमम डाइवर्सिटी, तो एंजियोस्पर्म नहीं है, तो हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे? फंजाई को। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सेकंड आंसर होगा फंजाई। 33 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट हैजार्डस मेटल पोल्टेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। मोस्ट हैजार्डस मेटल पोल्टेंट, तो वो लेड होता है। ये ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से निकलते हैं। तो क्या होगा आंसर? 33 का थर्ड आंसर होगा। 34th नंबर क्वेश्चन है, ये एक पॉपुलर क्वेश्चन भी है कि लेड इज ए टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट। लेड कौन से टाइप का पॉल्यूटेंट है? वाटर पॉल्यूटेंट है, सॉइल पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूटेंट है? तो हम लोगों को कहना पड़ता है एयर पॉल्यूटेंट है, क्योंकि लेड ना ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से निकलते हैं। तो यहां पूछा गया है मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, तो लेड होगा 33 नंबर क्वेश्चन का थर्ड आंसर। 34th नंबर क्वेश्चन है, सीवेज ड्रेन इनटू वाटर बॉडीज किल फिशेज बिकॉज। सीवेज के डालने से फिश का डेथ हो जाता है वाटर बॉडी में, क्यों? क्योंकि सीवेज के डालने से बीओडी बढ़ जाता है। जितना ज्यादा सीवेज होगा बीओडी उतना ज्यादा होगा। बीओडी क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए सीवेज को डिकम्पोज करने के लिए। इससे क्या होगा? बीओडी अगर ज्यादा हो जाएगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सबका डेथ हो जाएगा। तो यहां है ऑप्शन पढ़ रहा हूं 34th का फर्स्ट ऑप्शन है, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू वाटर। ये गलत है। सीवेज डाला है तो CO2 से कोई मतलब नहीं है। इट गिव्स अप ए बैड स्मेल, इससे कोई लेना देना नहीं है। इट रिमूव द फूड ईटेन बाय फिश, ये भी गलत ही है। इट इंक्रीजेज कॉम्पिटिशन विथ फिशेज फॉर डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये सही है। बीओडी, सीवेज के डालने से बीओडी बढ़ गया तो डीओ कम हो जाएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो फिश कॉम्पीट करेगा डिजॉल्व ऑक्सीजन के लिए। तो फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस अदर देन मीथेन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए एग्रीकल्चरल फील्ड। कहा जा रहा है मीथेन को छोड़ करके कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो एग्रीकल्चरल फील्ड से, खेत से रिलीज होता है। तो आपको लग रहा होगा CO2, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं CO2 रिस्पिरेशन से रिलीज होता है और प्लांट में रेट ऑफ रिस्पिरेशन बहुत कम होते हैं। प्लांट में फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज्यादा होता है, रिस्पिरेशन का रेट बहुत कम होता है, तो CO2 प्लांट बहुत कम नहीं के बराबर रिलीज करता है। अगर मेरी बात आपको याद हो, मैंने बताया था कि इन प्लांट ओनली आउटर सुपरफिशियल टिश्यू परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज because most of internal tissue of plant is non-living or dead which do not require gaseous exchange। तो CO2 रिलीज करना ये नहीं होगा। तो होगा क्या यहां पर? नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो N2O होते हैं, देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? ये है CO2 जो कितना होता है? 60% होता है। मीथेन ये 20% होते हैं। और ये दोनों मेजर ग्रीन हाउस गैस बनाता है ना, ग्रीन हाउस गैस का मेजर कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इस दोनों को ग्रीन हाउस गैस बोल देते हैं। और एक है CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये होता है 14%। और N2O ये लाफिंग गैस है, ये होता है 6%। देखिए अब यहां पे बोला मीथेन को छोड़ देना है,
तो मीथेन को हम लोग मानेंगे नहीं। दूसरा बोला गया है CO2 तो रिलीज बहुत प्लांट कम ही करता है, तो ये भी छोड़ देना है। तो बचा क्या, N2O। CFC तो रिलीज करता नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड। 35 नंबर क्वेश्चन का थर्ड आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट। एज regard the harmful effect of particulate matter of the size 2.5 micrometers or less. Which of the following is not correct as regard the harmful effect of particulate matter of the size 2.5 micrometer or less? 2.5 माइक्रोमीटर और लेस डायमीटर वाले पार्टिकुलेट मैटर के लिए कौन सा नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, अभी पढ़ रहा हूं। फर्स्ट है, इट कैन बी इनहेलेटेड इनटू द लंग्स। स्मॉल पार्टिकल है, आसानी से इनहेलेशन के थ्रू लंग्स में जा सकता है, ये सही है। इट कैन कॉजेज रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन, डैमेज टू लंग्स, ये सब करता है, तो ये तो सही है। इट कैन डायरेक्टली इंटर इनटू आउट सर्कुलेटरी सिस्टम, ये गलत है। सर्कुलेटरी सिस्टम से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो नॉट करेक्ट यही है, थर्ड आंसर है। मैं फिर भी फोर्थ ऑप्शन पढ़ता हूं, इट कैन कॉजेज इन्फ्लामेशन एंड डैमेज टू द लंग्स, ये सही है, तो थर्ड ही गलत था, थर्ड ही आंसर है 36 का थर्ड। 37 नंबर क्वेश्चन है, ई कोलाई, इसेरिया कोलाई इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन पॉल्यूशन ऑफ वाटर विथ। ई कोलाई का प्रेजेंस क्या बताता है कि उस वाटर में सीवेज है, ई कोलाई का प्रेजेंस बताता है, इसलिए इसको बायो इंडिकेटर ऑफ SO2, ये जो है ई कोलाई, इसको बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। ई कोलाई को बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जिस वाटर में ई कोलाई है तो इसका मतलब है उस वाटर में सीवेज है, फीकल मैटर है, तो यहां फीकल मैटर है, तो थर्ड आंसर होगा 37 का थर्ड आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है, recently government of India has allowed maximizing of alcohol in petrol. What is the amount of alcohol permitted for mixing in petrol? गवर्नमेंट ने नया फ्यूल पॉलिसी दिया और उसने बताया कि पेट्रोल में अल्कोहल मिलाया जा सकता है, तो वो कितना अल्कोहल मिलाया जा सकता है, वो 10 to 15% होता है, तो क्या होगा 38 नंबर का सेकेंड आंसर होगा 10 to 15%। 39th नंबर क्वेश्चन है, which one of the following is the correct percentage of the 2 out of total 4 greenhouse gases that contribute to the total global warming? ग्रीन हाउस गैस चार में से कौन सा दो का सही परसेंटेज है? फर्स्ट ऑप्शन है CFCs 14%, दिख रहा है यहां पर CFCs 14%, मीथेन 20%, तो फर्स्ट ही सही है, बाकी पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी मैं पढ़ देता हूं। CO2 40%, कितना है 60%, इसमें कितना है 40, तो गलत है। और CFCs 30%, दोनों ही गलत है। N2O 6%, ये सही है, लेकिन CO2 86%, ये गलत है। मीथेन 20%, देख रहे हैं ये सही है, लेकिन N2O 18%, जबकि है कितना 6%, तो फर्स्ट आंसर होगा। 40th नंबर क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था? ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए। कब हुआ था? 1987 में, बट इफेक्टिव इन 1989 में कनाडा में हुआ था। तो ये क्या चीज के लिए किया गया था? तो रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। तो यहां क्या होगा? रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। 40th का फोर्थ आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट? गलत स्टेटमेंट सेलेक्ट करना। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन ट्रॉपिकल एरिया, ये बिल्कुल सही है। अगर आपको याद हो, इनिशियली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 14% लैंड एरिया को कवर करता था और कंट्रीब्यूट करता था 20% ऑफ ग्लोबल ऑक्सीजन को, 20% ऑफ ग्लोबल ऑक्सीजन को। इसलिए हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ प्लेनेट बोलते थे। बट आज के दिन में
It cover no more than 6%. Large amount of forest are removed from tropical area due to cultivation of soybean and conversion into grassland to raise beef cattle. और अगर आप एनसीईआरटी के लाइन को पढ़े होंगे तो उसने लिखा है कि जब तक में आप बायोडाइवर्सिटी चैप्टर को रिवाइज करेंगे, ट्रॉपिकल एरिया में 1000 हेक्टेयर से ज्यादा फॉरेस्ट कट गया होगा। जब तक आप रिवाइज करेंगे ट्रॉपिकल एरिया में 1000 हेक्टेयर से ज्यादा फॉरेस्ट कट गया होगा। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां से रिमूव हुआ है? ट्रॉपिकल एरिया से। सही स्टेटमेंट है, हमें गलत स्टेटमेंट सेलेक्ट करना। सेकंड ऑप्शन पढ़ रहा हूं, ओजोन इन अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज हार्मफुल टू एनिमल। ये गलत है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो होता है लोअर पार्ट में, वो पोल्यूटेंट के जैसा बिहेव करता है। जो अपर पार्ट वाला है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो लेयर होते हैं, वो ओजोन अम्ब्रेला का काम करता है, वो यूजफुल है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो 41 का तो सेकंड ही आंसर है, लेकिन फिर भी मैं आगे पढ़ रहा हूं। थर्ड ऑप्शन है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल फेनोमेनन। सही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरली फेनोमेनन होता है। और यूट्रोफिकेशन इज ए नेचुरल फेनोमेनन इन फ्रेश वाटर बॉडीज। यूट्रोफिकेशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट दोनों नेचुरल फेनोमेनन है। तो 41 का सेकंड आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन जो है, मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी इज ए मेथड यूज फॉर। बीओडी किस चीज को बताता है? डिग्री ऑफ सीवेज, कितना ज्यादा सीवेज प्रेजेंट है। जितना ज्यादा सीवेज होगा बीओडी उतना ज्यादा होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उतना ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा मेटाबोलाइज करने के लिए सीवेज को। तो ये क्या बताता है? फर्स्ट ऑप्शन है एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर। फर्स्ट ही सही है, कितना ज्यादा सीवेज वाटर में है उसको बीओडी मेजर करता है। तो फर्स्ट ही आंसर है, बाकी पढ़ने से कोई फायदा तो है नहीं, तो हम लोग नहीं पढ़ते। 43 नंबर क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट इन ए ट्रॉपिक लेवल एट ए पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। लिविंग मैटर का मतलब है कि उसको क्या कहेंगे? स्टैंडिंग क्रॉप कहेंगे। 43 का फोर्थ, द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट इन ए ट्रॉपिक लेवल। लिविंग मैटर देखने के साथ आपको क्या टिक करना चाहिए? स्टैंडिंग क्रॉप। अब स्टैंडिंग क्रॉप को हम लोग एक्सप्रेस दो चीज में करते हैं, बायोमास में और बायो नंबर में, वो अलग चीज है। लेकिन लिविंग मैटर है तो स्टैंडिंग क्रॉप, नॉन लिविंग मैटर या न्यूट्रिएंट है तो स्टैंडिंग स्टेट। इस यहां क्या होगा आंसर? 43 का फोर्थ आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल बाय। ग्लोबल वार्मिंग, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग होता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? रिड्यूसिंग रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जहां फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया है वहीं फॉरेस्ट लगाना, तो उसको कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन को कम कर देना, इससे तो और ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो फर्स्ट गलत आंसर है। इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, पेड़ के काटने से तो और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा। इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन थर्ड में भी है तो वो भी गलत है। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, पेड़ के काटने को कम करना है। कटिंग डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को, लकड़ी को, कोयले को, पेट्रोलियम को, एलपीजी गैस सबको जलाने को कम करना है, क्योंकि उसको जलाएंगे तो उसी से CO2 रिलीज होगा। तो फोर्थ आंसर होगा 44 का फोर्थ। 45 नंबर क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज थ्रेटेंड बाय। आज वर्ल्ड का क्लाइमेट को किस चीज से खतरा है? इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये गलत है। ऑक्सीजन बढ़ने से खतरा किस बात का? डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होना, यह सेकेंडरी थ्रेट है। प्राइमरी थ्रेट क्या होता है? इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ CO2। CO2 का बढ़ना प्राइमरी थ्रेट है, ऑक्सीजन का कम होना सेकेंडरी थ्रेट है। तो यहां ये तो कह रहा है कि डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो ये तो सेकेंडरी चीज है। इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही आंसर। क्लाइमेट को खतरा है CO2 के कंसंट्रेशन को बढ़ने से, ये सही आंसर है। तो थर्ड आंसर होगा। और फोर्थ में ऐसे ही पढ़ रहा हूं,
डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा, तो ये तो गलत ही है। तो 45 का थर्ड आंसर होगा। और इसी के साथ ये खत्म होता है। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हमसे अलग से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।